मनी पटियाला शहर में रहने वाला एक व्यक्ति है। एक दिन मनी किसी काम से अपने घर के पास वाले मॉल में कुछ खरीदने जाता है और जैसे ही वो सामान खरीदकर निकलने लगता है तो मॉल का मैनेजर उसे कहता है, सर, आप हमारे लकी कस्टमर हैं, इसीलिए आपको हमारे आलीशान होटल में 3 दिन और 2 रातें रुकने का मौका मिला है जी, वो भी फ्री में। आप अपने साथ अपना एक कोई भी दोस्त लेकर जा सकते हैं, उसको भी ये सेवा बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। अरे सर, धन्यवाद। सर, आपका ये होटल कहाँ पर है? ओ सर, हमारा होटल गोविंदगढ़ में है। सर, आपको आज ही गोविंदगढ़ के लिए निकलना होगा क्योंकि ये ऑफर शुरू हो चुका है। जी सर, मैं अभी ही आधे घंटे में गोविंदगढ़ के लिए निकल जाता हूँ, ठीक है? मनी मैनेजर की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मनी अपने साथ चलने के लिए अपने बहुत ही अच्छे दोस्त हनी को फोन करता है। और भाई हनी, कैसा है? मैं तो बढ़िया हूँ। भाई तू सुना, तूने मुझे आज कैसे याद किया? मुझे ना एक गोविंदगढ़ के आलीशान होटल में 3 दिन और 2 रातें रुकने का मौका मिला है, और वो भी फ्री में। और मैं अपने साथ अपना कोई भी एक दोस्त लेकर जा सकता हूँ। क्या तू चलेगा मेरे साथ? अरे भाई, नेकी और पूछ कब निकलना है बोल। बस भाई, तू पैकिंग कर ले, आधे घंटे में निकल रहे हैं। हाँ बस, मैं जल्दी से पैकिंग करके तेरे घर पर आता हूँ। जल्दी आजा भाई, आज तो अपने मजे है। हनी अपनी पैकिंग करके मनी के घर पहुंच जाता है। मनी के घर पहुंचते ही वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर गोविंदगढ़ के लिए निकल पड़ते हैं। जब दोनों गोविंदगढ़ के आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अरे भाई, ये अचानक बिन मौसम बरसात कैसे शुरू हो गई? अभी कुछ देर पहले तो मौसम अच्छा खासा साफ था। पता नहीं भाई, आज मौसम को क्या हो गया है। पर तू चिंता क्यों कर रहा है? तेरा भाई है ना तेरे साथ। देख तुझे कैसे चुटकियों में मैं गोविंदगढ़ पहुंचाता हूँ। अरे भाई, जब तू मेरे साथ है तो फिर काहे की चिंता। थोड़ा सा आगे जाते ही दोनों सहोली नाम के गांव में आ जाते हैं और वहां पहुंचते ही उनकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। अरे भाई, अब ये इस गाड़ी को क्या हो गया? पता नहीं भाई, आज हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले ये बिन मौसम बरसात और अब ये गाड़ी बंद पड़ गई। अब भाई क्या करे? आसपास तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा और रात भी होने वाली है। क्यों ना आज रात इसी गांव में कोई रहने की जगह देखकर रुक जाए। हाँ, अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। दोनों अपने आसपास देखते हैं। उन्हें एक व्यक्ति वहां से जाता हुआ दिखाई देता है तो मनी उससे पूछता है कि अरे भाई सुनो, यहाँ आसपास कोई रहने की जगह है क्या जहाँ पर हम दोनों रात गुजार सके? यहाँ पर रहने के लिए एक होटल तो है, पर वहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो होटल में कहा जाता है कि अक्सर मुर्दे दिखाई देते हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। अरे भाई, क्यों अंधविश्वास फैला रहे हो? ये मुर्दे वुर्दे भूत वगैरह कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। अगर तुम लोगों को मरने का शौक है तो जाओ, मुझे क्या, यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे तो वो होटल दिख जाएगा। इतना कहते ही वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। चल यार मनी, हम चलते हैं। ये तो मुझे कोई पागल लग रहा था। उस व्यक्ति की बातों को अनदेखा करके दोनों उस होटल में पहुंच जाते हैं और जाते ही वहां के मैनेजर से अपने लिए कमरा बुक करने के लिए कहते हैं। सुनो मैनेजर, हम दोनों को आज की रात यहाँ पर गुजारनी है, तो हम दोनों के लिए एक ही कमरा बुक कर दो। और कितने रुपए में रहने के लिए कमरा मिल जाएगा? हमें सिर्फ आज रात के लिए ही चाहिए। सर, यहाँ पर रहना और खाना पीना सब कुछ फ्री है। दोनों मैनेजर की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। मैनेजर उन दोनों को उनके कमरे की चाबी देता है और उनके सामान को पहुंचाने के लिए अपने एक आदमी को बुलाता है। वो आदमी लंगड़ाते हुए मैनेजर के पास आता है और उन दोनों के सामान को उठाकर उनके कमरे तक पहुंचा देता है।
उस मैनेजर को देखकर और वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को देखकर मनी को अजीब सा लगता है। जब दोनों कमरे में बैठे होते हैं तो मनी कहता है कि यार हनी, तुझे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मतलब कि उस मैनेजर के हाव भाव, इस होटल में काम करने वाले अजीब से कर्मचारी, और उस मैनेजर ने तो हमसे पैसे भी नहीं लिए। अरे यार, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में लोग ऐसे ही होते हैं। चल, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं मैनेजर को बोल देता हूँ कि हमारे लिए कुछ खाने को भेज दे। हनी खाने के बारे में बोलने के लिए मैनेजर के पास जाता है। सुनो मैनेजर, हमें भूख लगी है। जल्दी से हमारे खाने के लिए कुछ अच्छी सी चीजें भेज दो। जी मालिक, मैं आपके लिए आज ऐसी चीज भेजूंगा जो आपने कभी भी नहीं खाई होगी। हाँ, जल्दी से भेज दो, हमें बहुत भूख लगी है। जी, भूख तो हमें भी बहुत लगी है। आप खाएंगे तभी तो हम खा पाएंगे। क्या मतलब? मालिक, थोड़ी ही देर में आप सब कुछ समझ जाएंगे। आप अपने कमरे में रुकिए, मैं आपके लिए खाना भेजता हूँ। हनी अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद होटल का वेटर उन दोनों के लिए खाने के लिए एक डिश लाता है। वो डिश एक बर्तन से ढकी हुई थी। इसमें क्या है? इसमें आपके लिए खाना है। आप इसे देखेंगे तो हमेशा के लिए याद रखेंगे। इतना कहकर वो वेटर वहां से चला जाता है। जब मनी डिश को देखने के लिए बर्तन को वहां से हटाता है तो वहां पर एक लड़की की कटी हुई गर्दन पड़ी होती है। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। ये क्या है? मुझे शुरू से ही इस होटल में कुछ अजीब सा लग रहा था। तू ही मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। हाँ भाई, मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने तेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। अब क्या करें? करना क्या है? भागो यहाँ से, अपनी जान बचाकर। दोनों अपना सामान उसी कमरे में छोड़कर भागने लगते हैं और भागते हुए होटल के हॉल में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं। अरे भाई, कहाँ मुफ्त के चक्कर में फंस गए? अरे बातें करना छोड़ और भाग यहाँ से, वरना इन लाशों की तरह हम भी लाश बन के पड़े होंगे। दोनों होटल के दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करते हैं, पर मैनेजर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहीं पर खड़ा होता है। मैनेजर पूरी तरह से एक चलते फिरते मुर्दे में बदल चुका था। मैनेजर, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? हनी, लगता है ये मर चुका है और मरने के बाद ज़ोंबी बन गया है। अब इस तक हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी। हमें यहाँ से किसी भी हालत में निकलना होगा, नहीं तो ये हमें अपनी तरह बना देंगे। जैसे ही दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, वहां से कुछ और मुर्दे आ जाते हैं और वो हनी और मनी दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं और मौका पाकर मैनेजर हनी पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। हनी! अरे मैनेजर, तुमने ये क्या किया? मेरे दोस्त पर हमला क्यों किया? आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? मनी, मेरे दोस्त, मुझे बचा ले इन मुर्दों से, नहीं तो ये मुझे जान से मार देंगे। जैसे ही मनी हनी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही मैनेजर उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और देखते ही देखते मनी वहीं पर मर जाता है। फिर मैनेजर दोबारा हनी पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे भी मार देता है। फिर अगली सुबह होटल के दरवाजे पर दस्तक होती है। कुछ मुसाफिर उस होटल में रुकने के लिए आते हैं। जैसे ही होटल का दरवाजा खुलता है, वो वही मैनेजर जो ज़ोंबी बन चुका था, वो एकदम ठीक हो जाता है और उन मुसाफिरों का स्वागत करता है। नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे इस आलीशान होटल में। हम आपको ऐसी सर्विस देंगे जैसे आज तक आपको किसी ने भी नहीं दी होगी। जैसे ही मुसाफिर अंदर जाते हैं तो वहां पर सब कुछ ठीक होता है। ना ही कोई लाश होती है और ना ही खून की एक बूंद वहां पर होती है।
और हनी और मनी, जिन्हें मुर्दों ने मिलकर मार दिया था, वो भी एकदम ठीक होते हैं और उसी होटल में कर्मचारी बनकर साफ सफाई कर रहे होते हैं। समीर, रोहन, अदिति और सिमरन एक साथ एक फिल्म बना रहे थे। चारों साथ में एक मीडिया कंपनी में काम करते थे और चारों में गहरी दोस्ती थी। हमारे डायरेक्टर को एक नई लव स्टोरी चाहिए। अरे यार, आजकल की लव स्टोरीज तो बिल्कुल कॉमन हो गई है। हाँ, कुछ यूनिक और अलग कहानी लानी होगी जिससे ऑडियंस को मजा आए। मैंने सुना है शहर के पुराने बंद पड़े लाइब्रेरी में कई सारी किताबें रखी है और उनमें बहुत सारी अनसुनी कहानियां बंद है। लेकिन वो लाइब्रेरी सालों से बंद है, वहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे? अगर हमें वहाँ से अच्छी कहानियां मिल सकती है तो फिर हमें कुछ ना कुछ उपाय तो जरूर करना पड़ेगा। चारों एक रात चुपके से शहर की पुरानी लाइब्रेरी में घुसने का प्लान बनाते हैं। वो लाइब्रेरी पुराने कब्रिस्तान के बगल में थी, जिस वजह से उस लाइब्रेरी के बारे में कई तरह की अफवाहें भी फैली थी। चारों उस रात हिम्मत जुटाकर लाइब्रेरी जाने का निर्णय लेते हैं। यार, मैंने सुना है उस लाइब्रेरी के बगल में ना पुराना कब्रिस्तान है और लोगों का कहना है कि उस कब्रिस्तान के आसपास ना कई लोगों ने आत्माएं देखी है। तू भी एक इन किताबी बातों में विश्वास करने लगी? हमें लव स्टोरी बनानी है, हॉरर स्टोरी नहीं। आदिति बिल्कुल ठीक कह रही है। हम चुपचाप जाकर लाइब्रेरी से कुछ अच्छी किताबें लेकर वापस आ जाएंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। चारों गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे थे और लाइब्रेरी की ओर जा रहे थे। तभी अचानक कब्रिस्तान के पास उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। अरे, ये गाड़ी बंद कैसे हो गई? बंद हुई भी तो कौन सी जगह पर? हमारे बगल में पुराना कब्रिस्तान है। अरे, तू फालतू का डर रही है। तुम सभी लाइब्रेरी की ओर बढ़ो, मैं ये गाड़ी को देखता हूँ। ओके गाइस, ये सही रहेगा। समीर उस कब्रिस्तान के पास गाड़ी के पास रुक जाता है और गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। अदिति, सिमरन और रोहन पैदल लाइब्रेरी की ओर बढ़ते हैं। लाइब्रेरी के पास पहुंचते ही वहां अचानक से उन तीनों के सामने एक पागल सा दिखने वाला व्यक्ति आ जाता है, जिसके बड़े बड़े दाढ़ी और बाल होते हैं और उसने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई वर्षों से नहाया नहीं है। कहाँ जा रहे हो तुम सभी? उधर मत जाओ, वहां मौत है। उस आदमी को देखकर तीनों डर जाते हैं। पागल व्यक्ति तीनों के आसपास अजीब सा उछलता कूदता हुआ घूमने लगता है। कौन हो तुम? हट जाओ हमारे रास्ते से। मौत का साया है, जो भी यहाँ आया है वापस ना जा पाया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। राहुल वहाँ पर पड़े एक लाठी से उस पागल आदमी को मारकर भगाने की कोशिश करता है। वो व्यक्ति उन तीनों को देखकर पागलों की तरह हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। तुम सबका समय आ गया है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना सब मरेंगे। वो इंसान ऐसा क्यों बोल रहा था? अरे यार, तुम एक पागल की बात पर विश्वास कर रही हो, उसे तो खुद का होश नहीं। चलो जल्दी से जो काम करने आए थे वो कर लेते हैं। तीनों लाइब्रेरी के पीछे की खिड़की का शीशा तोड़कर लाइब्रेरी के अंदर घुस जाते हैं। लाइब्रेरी में कई तरह की पुरानी किताबें रखी होती है। तीनों लव स्टोरी की किताब ढूंढने लगते हैं। उस लाइब्रेरी में चारों ओर अंधेरा होता है। तभी अचानक से एक किताब अदिति के पास आकर गिरती है। वो किताब एक सफेद कपड़े में लिपटी होती है और उसके ऊपर कई तरह के धागे भी बंधे होते हैं। ये कौन सी किताब है और ये इस कपड़े में क्यों लपेट कर रखी है? अदिति सारा धागा और कपड़ा हटाकर वो किताब निकालती है। उस किताब के ऊपर राजकुमार और वैश्या की प्रेम कहानी
लिखा होता है और उस किताब के ऊपर कुछ अजीब सी चित्र भी बनी होती है। अदिति उस किताब को देखकर खुद को रोक नहीं पाती। तुम्हें कोई अच्छी किताब मिली क्या? ये देख, इस किताब का टाइटल कुछ यूनिक लग रहा है और तो और इस पर बहुत ही अजीब चित्रकारी भी की हुई है। देख। ठीक है, हम इसे ना बैग में रख लेते हैं, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। इस किताब को मैं अपने पास रख लेती हूँ। अदिति उस किताब को अपने बैग में रख लेती है। अचानक अदिति को लगता है कि बैग के अंदर वो किताब अपने आप खुल रही है और बंद हो रही है। तभी वो उस किताब को अपने बैग से बाहर निकालती है और अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे उस किताब के पन्ने पलटने लगते हैं। क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? इस किताब के पन्ने अपने आप कैसे पलट रहे हैं? तभी उस किताब के पन्ने पलटने बंद हो जाते हैं। वो किताब के पन्ने एक जगह आकर रुक जाते हैं। उस पन्ने पर राजकुमार और उसके पैरों के पास बैठी लड़की की तस्वीर होती है, जिसके कपड़े देखकर वो एक वैश्या प्रतीत होती है। अदिति उस पन्ने को पढ़ने लगती है। राजकुमार और वैश्या की प्रेम कहानी। ओह, ऐसी कहानी तो धूम मचा देगी। जैसे ही अदिति उस पन्ने को पढ़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो डरकर उस किताब को फेंक देती है। तभी वो देखती है कि उस किताब पर बनी वैश्या की तस्वीर वहां से गायब हो जाती है और वो औरत अदिति के सामने खड़ी होती है। तुम तो राजकुमार की प्रेमिका हो ना, जिसकी तस्वीर किताब में थी? लेकिन तुम बाहर कैसे आ गई? वो वैश्या अपने घुंघरू बजाते हुए अदिति के सर को अपने पैरों से दबा देती है। अदिति के मुंह से आवाज निकलनी बंद हो जाती है। अदिति उससे जान की भीख मांगती है, लेकिन वो वैश्या अदिति के सर को अपने पैरों तले कुचल देती है और अदिति की आंखें और जुबान बाहर आ जाती है। उसके नाक से खून बहने लगता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। वो वैश्या अपने बाल बांधते हुए वहां से गायब हो जाती है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमने सारी बुक इकट्ठा कर ली है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। राहुल और सिमरन अदिति को ढूंढने लगते हैं। सिमरन की नजर अदिति पर जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो बैठकर किताब पढ़ रही हो। अरे यार अदिति, चल, हमें यहाँ से निकलना है। तू यहाँ बैठकर किताब क्यों पढ़ रही है? अदिति का कोई जवाब नहीं मिलने पर सिमरन उसके पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। अदिति की लाश लुढ़क कर गिर जाती है। सिमरन अदिति को देखकर डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अदिति, अदिति, अदिति! रोहन अदिति की लाश को देखकर हैरान हो जाता है और वो सिमरन का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। तभी वो गलती से अपना पैर उस किताब के ऊपर रख देता है। अदिति की ऐसी हालत किसने की होगी? ये देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कोई बुरी ताकत का काम हो। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। तभी वो किताब रोहन और सिमरन के पैर में फंस जाती है और दोनों गिर जाते हैं। ये किताब, ये वही किताब है जो अदिति ने अपने पास रखी थी। रोहन और सिमरन उस किताब को देखने लगते हैं और देखते ही देखते किताब पर बनी वैश्या की तस्वीर अपना हाथ निकालकर रोहन का गला पकड़ लेती है। दोनों ये देखकर डर जाते हैं। अदिति रोहन का गला छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी वहां से वो वैश्या की तस्वीर गायब हो जाती है। तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या हो रहा है? ये जरूर शापित किताब है। ये औरत की तस्वीर अचानक गायब कैसे हो गई? इस किताब ने ही अदिति की भी जान ली होगी। आई एम श्योर। तभी सिमरन और रोहन के ऊपर गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी पड़ती है। बाहर समीर गाड़ी लेकर आ चुका था। सिमरन और रोहन को बाहर बुला रहा था। अरे यार, तुम लोग सब बाहर आ जाओ, गाड़ी ठीक हो गई है, चलो यहाँ से निकलना होगा।
सिमरन और रोहन उस किताब को वहीं छोड़कर गाड़ी की ओर भागते हैं। वो दोनों जैसे लाइब्रेरी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वहां पर वो वैश्या आ जाती है और अपने पायल बजाने लगती है। दोनों ये देखकर डर जाते हैं। कौन हो तुम और हमें क्यों मार रही हो? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। तभी वो वैश्या सिमरन और रोहन का गला दबाने लगती है और दोनों को हवा में उठाते हुए कांच की खिड़की पर पटक देती है। देखते ही देखते उन दोनों की मौत हो जाती है। लाइब्रेरी के बाहर से समीर ये सब कुछ देख रहा था। समीर अपने हाथ में एक ताबीज लेकर लाइब्रेरी के अंदर घुसता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मुझे पता था ये किताब खूनी है, इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को किताब लेने भेजा था। वैश्या समीर को छू भी नहीं पाती है। समीर किताब पर ताबीज बांध देता है और उस किताब को अपने साथ गाड़ी में रखकर ले जाने लगता है। बेचारे मेरे दोस्तों को ये नहीं पता था कि ये सब मेरा करा धरा है। अब मेरे पिताजी प्रोफेसर मंतोष पांडे का रिसर्च पूरा हो पाएगा। ये खूनी किताब का राज अब इस दुनिया को पता चलेगा और पिताजी वैश्या को अपने कब्जे में कर लेंगे। तभी समीर देखता है रोड के बीचों बीच वो वैश्या खड़ी है। वो अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाता है और उसकी गाड़ी सीधा कब्रिस्तान की दीवार पर जाकर टकराती है। समीर की वहीं पर मौत हो जाती है। वो किताब वहीं कब्रिस्तान के पास एक कब्र में गिर जाती है और वहीं दफन हो जाती है। रात का समय था। एक लड़का पहाड़ी रास्तों पर अपनी बाइक को भगाता चला जा रहा था। वो अमावस की रात थी, इसीलिए बाइक की हेडलाइट के सिवा दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। और तभी अचानक बारिश होने लगी। ओहो, अब मैं कहाँ जाऊँ? थोड़ा सा आगे जाने पर उसे एक मैरिज हॉल दिखा जो बंद पड़ा था। वो वहीं पर रुक गया। उसने बाइक की हेडलाइट जल्दी छोड़ दी ताकि कुछ रोशनी रहे। पर 1 मिनट बाद अचानक बाइक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई और गुप्त अंधेरा हो गया। और इस अंधेरे में अचानक मैरिज हॉल के अंदर से मंत्रों की आवाज आने लगी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वज। लड़का उस आवाज की तरफ बढ़ा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। और तभी जोरदार बिजली कड़की। बिजली की रोशनी में उसने देखा कि वो पूरा हॉल लाशों से भरा हुआ है और बीच में एक नवविवाहित जोड़ा बैठा है। वो घबराकर वहां से फौरन भागा। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वो भीगता हुआ ही चल दिया, लेकिन उसकी बाइक की हेडलाइट ऑन नहीं हुई। उस अंधेरे में वो 2 कदम ही चल पाया कि अचानक वो सामने से आती बस से टकरा गया और उसकी वही मौत हो गई। ठीक 1 महीने बाद सुनील और मोहिनी की शादी होने जा रही थी और उन्होंने हिमाचल में डेस्टिनेशन वेडिंग तय की थी। सुनील मोहिनी के माता पिता को फोन करता है और फिर वो लोग हिमाचल जाने के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ सुनील के 2 दोस्त राजीव और संजय भी थे। लेकिन पंडित जी को तो लेकर नहीं चल रहे हो? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। चलो कोई ना, वहाँ कोई पंडित मिल जाएगा। हिमाचल के पहाड़ी रास्तों का सफर जितना सुहावना था उतना ही डरावना भी था। अमावस की रात थी। पहले ही चारों तरफ अंधेरा था। थोड़ी देर बाद वो लोग उस मैरिज हॉल में पहुंचे जिसे सुनील ने बुक किया था। हॉल बाहर से पूरा सजा हुआ था, लेकिन वहां एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। ये क्या माजरा है? यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। अरे यार, कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं, यही है। देखो, सारा डेकोरेशन वैसा का वैसा ही है जैसा कि हमने कहा था। सब हॉल के अंदर चले गए। सुनील ने सबसे आराम करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सुनील, राजीव और संजय पंडित की तलाश में निकल पड़े। आसपास कई पंडितों से उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। यार, यहाँ ये सारे पंडित ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत अजीब है।
ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी भूतिया जगह पर आ गए हों। अंत में उन्हें एक अजीब सा पंडित मिला जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब लग रहा था, लेकिन उसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने सोचा कि चलो काम तो हो ही जाएगा और उसे लेकर हॉल वापस आ गए। जयमाला रात को 12 बजे शुरू करना है, सारी तैयारी कर लो। 12 बजे? इतनी रात को? हाँ, यही शुभ मुहूर्त है। रात के 12 बजे के बाद जब जयमाला की प्रक्रिया शुरू हुई, सुनील ने मोहिनी के गले में माला डालनी चाहिए, लेकिन जैसे ही माला मोहिनी के गले के पास पहुंची, सारे फूल अचानक से मुरझा गए। सब ये देखकर हैरान रह गए। ये क्या हुआ? सारे फूल कैसे सूख गए? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल नई माला थी। उन्होंने दूसरी माला मंगवाई, लेकिन जैसे ही उसे गले में डालने की कोशिश की, फूल फिर से मुरझा गए और अचानक हॉल में लगे सारे फूल भी मुरझाने लगे। एक भी ताजा फूल नहीं बचा। ये देखकर सभी लोग डर से सिहर गए। ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो गलत है यहाँ। आखिर में थक हार कर उन्होंने सिर्फ एक धागे से जयमाला की प्रक्रिया पूरी की। उसके बाद पंडित ने घोषणा की कि फेरे रात के 3 बजे होंगे। तभी अचानक हॉल के दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। हवा का एक तेज झोंका आया और सारा सामान इधर उधर बिखरने लगा और इसी बीच एक चीख सुनाई दी। सुनील, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं, बस हवा है। और उसी पल हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर गिरा, जिससे प्रदीप बाल बाल बचा। ये देखकर सबकी हालत पतली हो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद ये सब अचानक शांत हो गया। ये सब क्या था? क्या यहाँ कोई भूत है? यार, हमें यहाँ से जाना चाहिए। नहीं, अब सब कुछ शांत हो गया है। ये बस हवा से हो रहा था। अरे, हवा से झूमर गिर गया? नहीं बेटा, बात कुछ और है। बिलीव मी मम्मी, इट्स ऑल राइट। 3 घंटे किसी तरह गुजर गए। रात के 3 बजे फेरे शुरू करने का समय आ गया था। सब लोग पहले से ही डरे हुए थे। पंडित जी ने फेरों की तैयारी शुरू की, लेकिन अचानक पंडित जी जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े और तड़पने लगे, जैसे उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। ये क्या हो रहा है? ये पंडित जी को क्या हो गया? जल्दी से पानी लाओ, किसी तरह इन्हें होश में लाओ। सभी घबराकर पंडित के पास पहुंचे और उनके मुंह पर पानी छिड़कने लगे। थोड़ी देर में पंडित जी होश में आ गए। ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पंडित जी, ऐसा मत कहिए, हमें शादी करनी है। मैं जा रहा हूँ, तुम भी यहाँ से भाग जाओ। पंडित वहाँ से तेजी से निकल गया। सब लोग और भी ज्यादा डर गए थे, लेकिन मोहिनी के पिता प्रदीप को इस पर कोई यकीन नहीं था। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं खुद फेरे करवा दूंगा। हम बिना किसी पंडित के भी शादी कर सकते हैं। प्रदीप पंडित की जगह जाकर बैठ गए और मंत्र पढ़ने लगे। प्रदीप ने जैसे ही पंडित की जगह ली और फेरे शुरू किए, अग्निकुंड की जलती हुई आग बार बार बुझने लगी। हर बार जब वो मंत्र पढ़ते, आग कमजोर पड़ने लगती और बुझ जाती। फेरे फिर से शुरू हुए। एक एक करके 6 फेरे हो गए। 7वां फेरा शुरू होने ही वाला था कि अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां पर आ गया। उसकी आंखें लाल थी और वो तेजी से चिल्लाया, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इस खंडहर में शादी कर रहे हो? ये जगह शापित है। अगर तुम रुके तो सब मारे जाओगे। अब ये कौन पागल है? अंधे हो क्या बाबा? ये तुम्हें खंडहर दिख रहा है? अपनी आंखें खोलो, ध्यान से देखो। उस बूढ़े के ये कहते ही अचानक से वो मैरिज हॉल धूल मिट्टी से भरे खंडहर में बदल गया। जगह जगह मकड़ी के जाले थे। फर्श पर गंदगी और टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थी। सब डर से कांपने लगे और अगले ही पल पूरे हॉल में घना अंधेरा छा गया। वो लोग मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने की कोशिश करने लगे,
लेकिन किसी का मोबाइल काम नहीं कर रहा था। ये सब क्या हो रहा है? ये जगह तो हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। डर से कांपते हुए सभी लोग तेजी से बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन दरवाजे अचानक से बंद हो गए। सबके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। ये दरवाजे खुल क्यों नहीं रहे? क्या हो रहा है? भगवान के लिए हमें यहाँ से बाहर निकालो। सच बताओ, ये सब क्यों हो रहा है? 1950 में यहाँ एक लड़की और लड़का शादी करने आए थे। उनका नाम मनोज और शीला था। वो अपने घर वालों से छुपकर शादी कर रहे थे, पर लड़की का बाप एक शक्तिशाली तांत्रिक था, तो वो यहाँ शादी रोकने आया। लेकिन तब तक शादी हो चुकी थी। गुस्से में उसने इस जगह को श्राप दे दिया कि यहाँ किसी की शादी नहीं होगी। खासकर अमावस्या पर तो अलग ही तबाही होगी, क्योंकि उस दिन भी अमावस्या थी। मोहिनी ने चौंक कर अपनी माँ चित्रा की ओर देखा। चित्रा ने अब एक राज खोला। दरअसल माँ बाप की कहानी है। मेरी माँ का नाम शीला था और पिता का मनोज, और मेरे नाना तांत्रिक थे। ये श्राप ही हमें यहाँ खींच कर लाया है। और असल में मेरे नाना ने सिर्फ इस जगह को नहीं, बल्कि अपनी बेटी को भी श्राप दिया था कि उसकी औलादों की शादियां तबाही लेकर आएंगी। सुनील का गुस्सा भड़क गया और वो मोहिनी के परनाना को कोसने लगा। तभी अचानक बिजली वापस आई। चारों तरफ का नजारा देखकर सबकी हालत खराब हो गई। पूरे हॉल में जगह जगह लाशें पड़ी हुई थी। ये लाशें कहाँ से आई? हमारा अंत यही लिखा है। अचानक अग्निकुंड की लपटें बढ़ने लगी, जैसे उनमें कोई घी डाल रहा हो। बढ़ते बढ़ते उन लपटों ने उस खंडर नुमा मैरिज हॉल को जलाना शुरू कर दिया। मोहिनी और सुनील की आंखों के सामने ही सारे लोग जलने लगे। वो लोग भी मर जाना चाहते थे, लेकिन आग ने उनको छुआ तक नहीं। सब लोग और सारी चीजें जलकर राख हो गईं। उनकी शादी उनके खानदान की तबाही लेकर आई थी, और भविष्य में भी यही होने वाला था, क्योंकि ये श्राप उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। तभी फोन की घंटी बजी। मोहन ने कांपते हुए रिसीवर उठाया। कौन हो तुम? क्यों बार बार फोन कर रहे हो? फोन की दूसरी ओर से एक बच्चे की आवाज आई। परी। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मैं परी को लेने आ रहा हूं। फोन कट गया। मोहन की आवाज जैसे हलक में ही दबकर रह गई। मोहन और वंदना अपनी 10 साल की बेटी परी के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। वो उनके सपनों का घर था, जिसे मोहन ने बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद खरीदा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारा सपना पूरा हो गया है। सच में, दिस इज अनरियल। ये घर सच में बहुत प्यारा है। तभी उनकी नजर कोने की मेज पर रखे एक विंटेज लैंडलाइन फोन पर पड़ी। ये फोन यहाँ कैसे आया? मैंने पहले तो नहीं देखा था। कहीं ये उनका तो नहीं जो पहले यहाँ रहते थे? हो सकता है। रुको, डीलर को फोन करता हूँ। मोहन ने डीलर को फोन किया, पर उसने बताया कि उन लोगों से अब उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये सुनकर मोहन ने डिसाइड किया, इसे हम लोग ही रख लेते हैं। हाँ पापा, ये बहुत कूल लग रहा है। उसी रात जब वो लोग सोने गए तो अचानक उस विंटेज फोन की घंटी बजी। आवाज इतनी तेज थी कि उसने सन्नाटे को चीर कर रख दिया। ये इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है? मोहन बेमन से उठकर फोन के पास गया और रिसीवर उठाकर बोला, हेलो, कौन? कोई जवाब नहीं आया। यहां रहने वाले लोग शिफ्ट हो चुके हैं, ये रॉन्ग नंबर है। ये कहकर उसने फोन रख दिया, पर वो जैसे ही वापस मुड़ा, फोन फिर से बज उठा। मैंने कहा ना, यहाँ रहने वाले लोग शिफ्ट हो चुके हैं। ये रॉन्ग नंबर है, फिर से कॉल मत करना। एक पल के लिए खामोशी छाई रही और फिर
एक अजीबोगरीब आवाज आई, मोहन। फोन कट हो गया और मोहन कांप उठा। उसे समझ नहीं आया कि सामने वाले को उसका नाम कैसे पता। तभी वंदना वहां आ गई। क्या हुआ? कौन था फोन पर? मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरा नाम जानता था। अरे तू इतना घबरा क्यों रहे हो? होगा कोई, जाने दो, चलो सो जाओ। मोहन ने हाँ में सिर हिलाया और बिस्तर पर वापस आ गया। अगली सुबह जब वो लोग उठे तो उनकी नजर उस फोन पर पड़ी। पर ये क्या, वो फोन अब उस पुराने विंटेज लुक में नहीं था, बल्कि वो साल 2000 के समय का लैंडलाइन फोन बन चुका था। ये फोन कैसे बदल गया? रात को तो ये अलग था। अरे हाँ, पर हो सकता है हमें धोखा हुआ हो। कल हम लोग बहुत थके हुए थे। दोनों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर मोहन ऑफिस चला गया और वंदना घर के कामों में लग गई। तभी अचानक फोन फिर से बज उठा। इस बार वंदना ने परेशान होकर फोन का तार निकाल दिया ताकि कोई और कॉल ना कर सके। वो अपने काम में व्यस्त थी और परी खेलने में मगन हो गई थी। लेकिन कुछ देर के बाद वंदना ने देखा कि परी फोन पर किसी से बात कर रही थी, जबकि फोन का तार तो निकाला हुआ था। वो समझ गई कि परी खेल रही है। मुझे PlayStation 5 बहुत पसंद है। तुम्हारे पास है? रियली? और पता है, मेरे घर तो माइक्रोवेव ओवन भी नहीं है। क्या तुम मुझे दोनों चीजें भेज दोगे? सच्ची? तुम बहुत अच्छे हो। इनके साथ मुझे एक बार्बी डॉल भी भेज देना। किससे बात कर रही हो? मैं अपने नए दोस्त से बात कर रही हूँ। अच्छा, सही है, खेलो खेलो। वंदना हंसते हुए वहां से चली गई, पर उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। शाम हुई तो मोहन ऑफिस से लौट आया और सभी लोग डिनर टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन ने दरवाजा खोला तो सामने 3 पैकेट्स रखे हुए थे। ये किसने रखा? मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। मोहन पैकेट्स अंदर लाया तो परी खुशी से उछल पड़ी। पापा, ये मेरे दोस्त ने भेजे होंगे। जल्दी 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 खोलिए। मोहन ने एक एक करके पैकेट्स खोले। पहले पैकेट में PlayStation 5 था, दूसरे में एक माइक्रोवेव ओवन और तीसरे में एक खूबसूरत बार्बी डॉल। ये सब देखकर परी बहुत खुश हुई, लेकिन वंदना का चेहरा पीला पड़ गया। मोहन, ये सब सही नहीं है। सुबह परी फोन पर बात कर रही थी, मुझे लगा वो खेल रही है, पर ये सब तो सचमुच आ गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? फोन का तो तार भी निकला हुआ है। क्या? किसकी बात कर रही थी परी? वो एक छोटा बच्चा था। उसने कहा कि वो मेरे लिए ये सब भेजेगा। वंदना और मोहन घबरा गए। तभी फोन की घंटी फिर से बजी। मोहन ने कांपते हुए रिसीवर उठाया। कौन हो तुम? क्यों बार बार फोन कर रहे हो? फोन की दूसरी ओर से एक बच्चे की आवाज आई। परी। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? फोन कट गया। मोहन की आवाज जैसे हलक में ही दबकर रह गई। तभी अचानक घर के बाहर किसी की आहट सुनाई थी, जैसे कोई उनके घर के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। मोहन, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। रुको, मैं देखता हूं। मोहन ने एक डंडा उठाया और दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजे को हल्के से खोला। बाहर कोई नहीं था। उसने तेजी से उस दरवाजे को बंद कर दिया और वापस अंदर आ गया। सभी डर से कांप रहे थे। इस फोन को उठाकर बाहर फेंक दो मोहन, ये हमें पागल कर देगा। मोहन ने तुरंत दरवाजा खोला और फोन को बाहर फेंक दिया। उसके बाद सबने चैन की सांस ली और किसी तरह सोने चले गए।
सुबह उनकी नींद अचानक एक रिंगटोन की आवाज से खुली। मोहन और वंदना ने अपने अपने मोबाइल चेक किए, लेकिन उनके मोबाइल पर कॉल नहीं आ रही थी। वो बाहर गए और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। उस लैंडलाइन फोन की जगह पर अब एक मोबाइल फोन रखा हुआ था और वही बज रहा था। हालांकि स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं आ रहा था, सिर्फ रिसीव करने का ऑप्शन था। हेलो, कौन है? ये सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो चिल्लाया, वंदना, परी कहाँ है? परी, वो दोनों पागलों की तरह पूरे घर में परी को ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखी। हर कमरे, हर कोने में उसे ढूंढने के बाद वो दोनों बुरी तरह से रोने लगे। मोहन, हमारी परी कहाँ चली गई? भगवान, ये क्या हो गया? परी, परी, कहाँ हो तुम? तभी मोहन के मन में ख्याल आया, एक बार छत पर जाकर देखता हूं। वो बिना रुके सीढ़ियां चढ़ते हुए छत की तरफ भागा। वहां जाकर उसने देखा कि परी छत पर बेहोश पड़ी है। मोहन ने उसे उठाया और गोद में लेकर नीचे आया। वंदना पानी के छींटे मारकर परी को होश में लेकर आई। परी, बेटा, क्या हुआ था तुम्हें? तुम छत पर कैसे पहुंची? परी, बेटा, कुछ याद है तुम्हें? हमें बताओ, ये किसने किया? पापा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं तो अपने कमरे में थी। ये सुनकर वंदना और मोहन दोनों और भी घबरा गए। मोहन ने तुरंत डीलर को कॉल लगाया और कहा, हे, इस घर और फोन का पहला मालिक कौन है? यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है, जल्दी बताओ। मुझे नहीं पता, ये सौदा ऑनलाइन हुआ था, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। ये सुनते ही मोहन और वंदना का दिल बैठ गया। मोहन ने बिना कुछ सोचे समझे वो मोबाइल उठाया और उसे जमीन पर पटक कर पूरी ताकत से तोड़ दिया। जैसे ही मोबाइल के टुकड़े हुए, उसकी स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमका, मौसम बिगड़ने वाला है, भागो या मरो। अचानक घर के अंदर तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। वो लोग चिल्लाते हुए घर से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। मोहन, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? इसे खोलो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मदद करो। पापा, पापा, बचाओ, बचाओ, हम मर जाएंगे। वो लोग बेतहाशा चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। तब उन्होंने पुलिस को कॉल किया, लेकिन फोन पर उधर से सिर्फ डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी घर में पानी भरने लगा। इस बार मोहन और वंदना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को तोड़ दिया और परी को लेकर बाहर भाग निकले। वो लोग बिना रुके लगातार भागते रहे। रुकना मत मोहन, ये जगह हमें खत्म कर देगी। जल्दी भागो वंदना, जल्दी। जैसे ही वो भागते भागते सड़क पर पहुंचे, आसपास के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो किसी की बातें सुने बिना भागते ही गए। वहीं जो लोग घर के सामने खड़े थे, उन्होंने मुड़कर देखा तो घर बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस जगह पर वही पुराना विंटेज फोन रखा हुआ था, जो अब फिर से बजने के लिए तैयार था। आदर्श उस खूनी बारिश की घटना को याद किए अपने घर में बैठा था। बगल में उसकी बीवी नूरा भी बैठी हुई थी। आज 20 साल हो गए उस दर्दनाक हादसे को, जिसमें मैंने अपने दोस्त नितिन को गंवाया था, पर आज भी दिमाग और दिल में वो रात साफ साफ याद है। तुम क्यों उस रात को याद करके परेशान होते रहते हो? छोड़ो भी, आज हम कितने दिनों बाद कहीं घूमने जा रहे हैं और तुम हो कि मूड ऑफ किए बैठे हो। सॉरी डार्लिंग, चलो जाते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ। नहीं,
आज तुम गाड़ी नहीं चलाओगे। मैंने नया ड्राइवर रखा है ताकि हम पीछे आराम से बैठ सकें। लेकिन तुम्हें वो कहाँ से मिला? कल जब मैं अपने ऑफिस में इंटरव्यू ले रही थी तभी ये वहाँ आया। ऑफिस में जॉब के काबिल तो नहीं था, पर नौकरी के लिए बहुत गिड़गिड़ा रहा था, इसलिए मैंने तरस खाकर इसे अपना ड्राइवर रख लिया। पर क्या उसे गाड़ी चलानी ठीक से आती है? क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल नई है और मैंने भी इसे अब तक नहीं चलाया, और मैं नहीं चाहता कि पहली ही ड्राइव में गाड़ी को या हमें कुछ हो जाए। तुम उसकी चिंता मत करो, कल दिन भर ये मेरे साथ ही था, मेरा ड्राइवर बनकर। मुझ पर भरोसा रखो, हमें और गाड़ी को कुछ नहीं होगा। गाड़ी अच्छी चला लेता है। ठीक है, बुलाओ उसे, हमें निकलना है। उसे बाहर गाड़ी में ही बिठाया है ताकि हमें देर ना हो। नाइस, ये अच्छा किया तुमने। चलो, रात से पहले हमें वहां पहुंचना है। आदर्श और नूरा गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गए और ड्राइवर गाड़ी चलाने लगा। 3-4 घंटे का सफर हो चुका था और पीछे नूरा को नींद आ रही थी। मुझे बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर सो जाती हूँ। घूमने की जिद तुमने की थी और तुम ही सोना चाहती हो। बाहर का नजारा देखो कितना अच्छा है, और हमें पहुंचने में अभी बहुत टाइम है। माहौल का मजा लो। मुझे पता है, मैं ही आना चाहती थी, पर मुझे अब नींद आ रही है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो हम वापस घर चले, रात से पहले पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, इतनी भी खराब नहीं है। थोड़ी देर सो जाऊंगी ना तो मुझे अच्छा महसूस होगा। कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आराम करो और सो जाओ। नूरा आदर्श के कंधों पर सिर रखकर सो गई। मंजिल अभी दूर थी और बाहर अंधेरा हो रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद आदर्श को भी बहुत नींद आने लगी। अरे सुनो, मैं भी सो रहा हूँ, हम जब पहुंच जाए तो मुझे उठा देना। जी सर। मुझे ये रास्ता पता है, यहाँ बहुत गड्ढे हैं और बहुत ही पतला रास्ता है ये, इसलिए आराम से और धीमे से चलाना। जी सर। ड्राइवर को समझाने के बाद थोड़ी ही देर में आदर्श भी सो गया। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और बाहर काले बादल छाने लगे थे। ड्राइवर ने आईने में आदर्श और नूरा को देखा तो वो दोनों शांति से सो रहे थे। तभी ड्राइवर का चेहरा आईने में दिखा तो वो बिल्कुल आदर्श की तरह दिखाई दे रहा था। बाहर अचानक से बारिश शुरू हो गई। गाड़ी अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे बारिश जोर पकड़ने लगी। बिजली का कड़कना भी शुरू हो चुका था। एक बहुत तेज बिजली की आवाज सुनकर आदर्श की नींद खुल गई और वो बाहर देखने लगा। ड्राइवर, हम कहाँ पहुंचे हैं? जंगल के रास्ते पर है सर। जंगली जानवरों का ध्यान रखना, रात को वो रास्ते पर घूमते रहते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी सर। अच्छा है, मतलब जंगल पार करते ही हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे और पहुंचकर नूरा का ध्यान रखना होगा। बुखार सा लग रहा है, पर ये कमबख्त बारिश को भी अभी आना था। अरे सुनो, ये बारिश कब शुरू हुई? 1 घंटे पहले। ठीक है, बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी इतनी जोरदार बारिश हो रही है। तुम संभाल कर चलाना। इतना कहकर वो सोने जा रहा था कि तभी उसकी नजर हेडलाइट पर पड़ी और वो डर से कांपने लगा। लाइट में उसे वो बारिश की बूंदें लाल नजर आ रही थी। अरे, ये तो वही खूनी बारिश है जो मैंने बचपन में देखी थी। लेकिन ये यहाँ कैसे? गाड़ी रोको। अरे, ये कहाँ ले आए हो तुम? आदर्श ने बाहर झांक कर देखा तो उसे कुछ अजीब और अनजान सा महसूस हुआ। ये वो जंगल नहीं है
जहां से हम जाने वाले थे। ये कोई और जंगल है। हमें यहाँ नहीं आना था। जल्दी से गाड़ी को वापस घुमाओ, वरना सब मारे जाएंगे। इतने में नूरा सोते हुए कहने लगी, सब नहीं, सिर्फ तुम मरोगे। नूरा की आवाज में एक भारीपना था जो एक औरत का नहीं लग रहा था। आदर्श नूरा के मुंह से ये सब सुनकर चौंक गया। नूरा ने आंखें खोली और धीरे धीरे उसका चेहरा और शरीर बदलने लगा। आदर्श बहुत डरा हुआ था। नूरा का चेहरा पूरी तरह बदला हुआ देख आदर्श सोच में पड़ गया। कौन हो तुम? ठीक से याद करो मेरे दोस्त, दिमाग पर जोर डालो। क्या तुम्हें याद नहीं? ये चेहरा कहीं देखा हुआ है, मगर कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा मुझे। शायद डर की वजह से तुम्हें याद नहीं आ रहा। ठीक से देखो मेरे चेहरे को। फिर उसे अचानक याद आया कि ये तो उसका बचपन का दोस्त नितिन का चेहरा है, जो खूनी बारिश का शिकार हो गया था। अब उसका शरीर बिना खून का सूखा हुआ लग रहा था। तुम यहाँ कैसे? मेरी नूरा कहाँ है? आदर्श बुरी तरह से डर गया और गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा, पर वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ड्राइवर, यहाँ से वापस चलो। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा तो आदर्श के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वो वही खूनी दरिंदा भेड़िए की शक्ल वाला आदमी था जिसे उसने बचपन में देखा था गांव के अंदर। उस वक्त तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे शरीर में ज्यादा खून नहीं था, पर अब तुमसे बहुत खून मिल सकता है। शैतान आदर्श को धोखे से उसी गांव में लेकर आया था जहां से आदर्श बचपन में भागा था। तुम मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं इस खूनी बारिश में बाहर नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, अगर तुम बाहर नहीं जाओगे तो बारिश अंदर आएगी। मतलब? इसका मतलब तुम्हें अभी पता चल जाएगा। शैतान ने हाथ से गाड़ी की छत को उखाड़ दिया और बाहर फेंक दिया। छत के उखड़ते ही बारिश का खून आदर्श के शरीर पर गिरने लगा। आदर्श जोर जोर से चीखने लगा, पर उस सुनसान सड़क पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। धीरे धीरे आदर्श का शरीर सिकुड़ने लगा और बारिश का जोर भी बढ़ने लगा था। कुछ ही देर में आदर्श का शरीर एक मांस चढ़े कंकाल की तरह दिखने लगा और वैसे में ही उसकी मौत हो गई। वो शैतान और नितिन गाड़ी से नीचे उतरे और आदर्श के शरीर को भी गाड़ी से नीचे उतारा। शैतान आदर्श को खींचकर रास्ते के बगल वाले जंगल में ले गया और नितिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। पहले इस गांव में साल के 6 महीने खूनी बारिश होती थी, लेकिन अब तक हत्याएं इतनी हो चुकी थी कि अब पूरे साल भर इस खूनी बारिश का कहर उस गांव को सहना पड़ता था।